हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है, जहां रात का वक्त होता है और हमें यांग का घर दिखाया जाता है। अंदर यांग पानी से अपना चेहरा साफ कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने बेड पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। वो सबसे पहले अपनी फायर पावर से उस ब्लैक मैजिक बुक को बाहर निकाल लेता है और उसे सभी अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर देता है, जहां वो पेज नंबर 3 की तरफ देख कर कहता है कि मुझे नहीं पता पेज नंबर 3 में क्या है। और जैसे वो ये सोचता है कि तभी पेज नंबर 3 से एक फर्नेस ट्रेजर बाहर निकलता है। यांग उसे अपने हाथ में पकड़ता है और खुद से कहता है कि लगता है आज सुबह के वक्त मेरी कल्टीवेशन बॉडी रीडिंग लेवल 4 पे पहुंच चुकी है, इस वजह से शायद ये मुझे इतना हैवी नहीं लग रहा है। तभी वो पेज उसे कुछ टेक्स्ट शो करता है। अब यांग को कुछ भी समझ नहीं आता उसका, जिसका मतलब समझने के लिए वो तुरंत ही उस फर्नेस को टच करता है, जिससे वो अब दोबारा जब टेक्स्ट को देखता है तो अब समझ पाता है और खुद से कहता है कि इसका बर्नर खुद से नहीं जलता, इसे जलाने के लिए इसमें बहुत सारे हाई लेवल के हर्ब डालने होंगे, जिससे ये फ्रेगनेट अरोमा क्रिएट कर सकता है। मतलब कि एक खूबसूरत खुशबूदार फ्रेगनेट, जिससे इसको कल्टीवेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस पर यांग उस ब्लैक बुक से पूछता है कि वो किस तरह के हर्ब या जड़ी बूटियां ले आए, जिस पर वो बुक उसे टेक्स्ट में बताती है कि 3 लीफ सोल हीडिंग के फ्लावर्स और एक डेड वुड की ग्रास। जिस पर यांग हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये किस किस्म की मेडिसिन है, मुझे नहीं याद आज तक किसी ने इनका नाम भी लिया हो मेरे सामने, ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। तभी वो टेक्स्ट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये दोनों मेडिसिन तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ही हेल्प करेगी। जिस पर यांग सोचता है कि अब इसने कहा है तो मुझे यकीन करना चाहिए, मुझे ये किसी माउंटेन में मिल सकती है, पहाड़ी भी जाकर ढूंढना होगा, इसलिए अच्छा होगा मैं उन्हें वहाँ तलाश कर लूँ, इन सभी फ्लावर्स और इन्हीं सभी हर्ब्स को। इससे पहले कल मैं गोंगजियान हॉल जाकर मास्टर मेंग से इसके बारे में एक बार पूछ लेता हूँ, उसे इनके बारे में अच्छे से पता होगा। जिसके बाद वो उस फर्नेस को रख देता है और सभी पेजेस को भी रख देता है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि यांग भागता हुआ गोंगजियान हॉल पहुंच जाता है। वहां अंदर मास्टर मेंग सो रहा होता है। यांग को देखकर उसकी नींद उड़ जाती है और उसे कहता है कि बच्चे यहाँ क्यों आए हो, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ एक्सचेंज करना है तो जल्दी से दे दो और चलता बनो। जिस पर यांग उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ, असल में मुझे 3 लीफ सोल हीडिंग और डेड वुड्स ग्रास के बारे में जानना है, आप इन दोनों हर्ब्स का कुछ बता सकते हो। मास्टर मेंग अभी भी नींद में होता है, इसलिए वो बात करने के मूड में नहीं था। वो सीधा यांग को इंफॉर्मेशन बुक दे देता है। यांग उस बुक को तुरंत ही उठाकर उसे देखने लगता है तो उसे सभी वहाँ हर्ब्स के बारे में अच्छी सी डिटेल्स लिखी हुई मिलती है। वहाँ उसे 2 हर्ब्स दिखाई देते हैं, जिस पर वो मास्टर मेंग से पूछता है कि यहाँ बुक में 2 पॉइजन ड्रग्स के बारे में लिखा है, ये 2 फ्लावर्स काफी खतरनाक है, ये लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिस पर मेंग उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या पता, हर एक मेडिसिन हमारे लिए डेंजरस है, बस डिपेंड करता है तुम्हारी कल्टीवेशन पे कि एक फ्लावर या मेडिसिन उसके लिए एक दवाई है या फिर जहर। बिकॉज एक फ्लावर का टॉक्सिक होना आम बात है, मगर मुझे ये बताओ तुम्हें ये 2 मेडिसिन क्यों चाहिए जो आपने बताई है। मेरे कंट्रीब्यूशन हॉल में बहुत सारे मेडिसिन हैं, एक सिल्वर कॉइन कीमत पे आप तुम यहाँ से कोई भी ले जाओ यार। ये सुनकर यांग उसे कहता है कि तुम कितने लालची हो, बाकी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुमसे कुछ खरीद सकूं, समझे, इसलिए मैं खुद ही जाकर ढूंढना चाहता हूं। जिस पर मेंग उसे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा, ये दोनों मेडिसिन काफ़ी रेयर है, इसके फ्लावर्स इतनी आसानी से कहीं भी नहीं मिलते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जहरीली होते हैं, कुछ खास लोग ही बस इसको टच कर पा सकते हैं और ढूंढ लेते हैं। मेरे पास काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, बट तुम तो कोई भी अच्छा सा अच्छा मेडिसिन खरीद सकते हो मुझसे, मगर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, इसलिए तुम इसे फ्री में हासिल करना चाहते हो। तो मैं तुझे इनका पता बता देता हूँ, क्या सच में वहाँ जाना चाहते हो। जिस पर यांग उसे कहता है कि एल्डर मुझे अपने कल्टीवेशन पे वर्क करना है, मैं चाहता हूँ आप मुझे बता दो। तभी वो खुद से कहता है कि ये मुझे वहाँ भेजने के लिए इतनी आसानी से राजी कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। तभी एल्डर मेंग उसे बताता है कि 30 किलोमीटर दूर लिंगजाओ पवेलियन के पीछे एक ब्लैक विंड माउंटेन है, तुम्हें जो ये 2 मेडिसिन चाहिए तुम्हें ये ब्लैक विंड माउंटेन में ही मिल सकती है। तुम अपने साथ इस बुक को भी ले जाओ और माउंटेन जाकर अपने
लिए वहाँ इसे ढूंढ कर घर ले जाना। जिस पर यांग उसे कहता है कि एल्डर, आपको अगर कुछ चाहिए तो बस एक बार कह दो, मैं आपके लिए भी कुछ भी ले आऊँगा। जिस पर एल्डर मैंग तुरंत ही उसे कहता है कि मेरी दुकान में मेडिसिन की कमी है, मैं तो बुढ़ा हूँ, ज़्यादा चल भी नहीं सकता, दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी है और मैं इसका देखभाल करने की वजह से यहाँ से कुछ कहीं जा भी नहीं सकता, और स्टूडेंट्स लेने आते हैं तो मेरे पास कुछ नहीं होता देने के लिए, ऊपर से मेरी दुकान में कुछ ना होने की वजह से मैं पैसे अच्छे से कमा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे लिए वो सब मेडिसिन और वो फ्लावर्स ले आओ जो मुझे ज़रूरत है, बस तुम ब्लैक पीक माउंटेन जाओ और ले लियो वहाँ से कुछ शार्प टूथ ग्रास और कुछ कोल्ड रूफ ब्रांचेस ले आना, और हाँ शॉर्ट लीव्ड पेंटावलीटा ऐसा कोई नाम है, ये पूरी 10 ले आना। माफ़ करना अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, अगर तुम ये ले आते हो मैं इसके बदले में तुम्हें ज़रूर कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए हो, या फिर बदले में मैं कुछ पैसे दे दूंगा यार, जिससे तुम एटलीस्ट फैमिली के लिए कुछ खरीद सको। जिस पर यांग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ एल्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्री के गिफ्ट के तौर पर मिलता हो, पर फिर भी मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, मगर मैं समझ गया आप कुछ ज़्यादा ही कामचोर हो, अपने हर्ब्स भी आपसे कलेक्ट नहीं होते। खैर मैं आपके लिए आपका काम कर दूंगा, शुक्रिया आपका। जिसके साथ ही वो बुक को उठाकर वहां से जाने लगता है कि तभी एल्डर मैंग उसे कहता है कि सुनो बच्चे, मैं जानता हूं तुम अपना काम करने के बाद भाग जाते हो, ब्लैक विंड माउंटेन जाकर हर्ब्स जमा कर लेना, और अगर तुम एक दिन में वापस नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, वहां मुझे मास्टर लाओ वेंग से मिलना है, कुछ बात करनी है उससे, तो तुम्हें मैं कुछ 2-3 दे देता हूँ। खैर तुम्हारे 2 दिन या फिर 3 दिन ऑफ का है, ठीक है, मगर याद रखना जल्दी वापस टाइम पे आ जाना, अपने काम में देर मत करना। जिस पर यांग उसे कहता है शुक्रिया एल्डर मैंग। जिस पर एल्डर मैंग उसे कहता है कि अब जाओ बच्चे। इसके साथ ही यांग वहाँ से चला जाता है। तभी एल्डर मैंग उससे कहता है कि अजीब लड़का है, मेरी नींद खराब करके चला गया। तभी यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अब हम ब्लैक विंड माउंटेन को देखते हैं। उस माउंटेन को देखकर यांग सोचता है कि ये तो काफ़ी बड़ा है, खैर मेरे पास 3 दिन है, मुझे पैदल चलकर काम करना होगा, और इतना कहते ही वो माउंटेन की तरफ चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर मैंग के बताए हुए उन सभी हर्ब्स और फ्लावर को जमा करते हुए उसे अपने टोकरी में डालता है, और ऐसे करते हुए काफ़ी ज़्यादा जमा कर लेता है। वही एल्डर मैंग का काम करते हुए यांग सोचता है कि इस लालची बुड्ढे ने इतनी ज़्यादा हर्ब्स मुझसे मांगी हैं कि पूरा दिन गुजार दिया मैंने, अभी तक मैंने इसका काम कंप्लीट नहीं किया, इसलिए तो इस बुड्ढे ने मुझे ब्लैक विंड माउंटेन भेज दिया, वो भी इतनी आसानी से। जिसके बाद वो एल्डर मैंग की बताई हुई एक लास्ट हब उठाकर अपनी टोकरी में डालकर उसका काम कंप्लीट कर लेता है, और फिर उसे उठाकर अपने लिए ढूंढने निकल जाता है। तभी जहां वो रास्ते में खुद से कहता है कि इस बुक के मुताबिक मुझे जो 2 हर्ब्स चाहिए वो काफ़ी जहरीली है, मुझे तो पता भी नहीं है यहाँ कहाँ होगी वो, और कहाँ उगती है और कहाँ पाई जाती है। मैंने ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक विंड माउंटेन ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आई। तभी अचानक से कोई जानवर वहाँ से गुजर जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के यांग तुरंत ही रुक जाता है, और जैसे वो पीछे देखने लगता है कि तभी वो बीस्ट जो कि किसी और के वश में होता है वो सीधा बाहर आकर यांग पे अटैक करने जाता है। तभी यांग को किसी की आवाज़ आती है कि लड़के सामने से हट जा। यांग जैसे ही भागने लगता है कि तभी उसके चेहरे के करीब से कुछ एरोस गुजर जाते हैं जो कि सीधा उस बीस्ट की आंखों को जाकर लगते हैं, और वो वहीं मरकर गिर जाता है। तभी एक आदमी और बच्चा जो कि बाप बेटे होते हैं वो वहाँ यांग के पास आ जाते हैं। जिस पर वो आदमी यांग से पूछता है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम वेपन के बिना ऐसे बड़े खतरनाक बीस्ट का सामना नहीं कर सकते हो, तुम हमारे पीछे रहो, चलो इसे मारते हैं। तभी वो बीस्ट दोबारा से जिंदा होकर उठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यांग उन दोनों के पीछे हो जाता है, वहीं वो बच्चा और उसका डैड दोनों अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो आदमी अपने एक एरो से उस बीस्ट पे अटैक कर देता है, बट उस बीस्ट पे ज़रा बराबर भी असर नहीं होता, उल्टा वो और ज़्यादा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर फुल तेज़ी से गुस्से के साथ भागते हुए उन पे अटैक करने आता है। ये देखकर यांग उन दोनों से कहता है कि पीछे हट जाओ, जिसके साथ ही वो आदमी पीछे हो जाता है और उस बच्चे को यांग बचा लेता है। वहीं वो बीच भागते हुए सीधा एक पेड़ से टकरा जाता है, वो इतना ज़ोर से टकराता है कि वो पेड़ ही टूट जाती है और वो बीस्ट भी वहीं गिर जाता है। तभी यांग उस बच्चे को उठाता है, जिस पर वो आदमी इनसे कहता है कि जल्दी से कवर लो, इस बीस्ट को अपने करीब आने मत दो वरना तुम्हारा कीमा बना देगा।
पाता, जिसके साथ ही वो उस बीस्ट पे अटैक कर देता है पर वो जिंदा होता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि बीस्ट का मुकाबला करना आसान नहीं है। तभी वो बीस्ट उठकर दोबारा से उन पे अटैक करने जाता है। ये देखकर वो तीनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए अलग अलग दो रास्ते पे डिवाइड हो जाते हैं, मगर वो बीस्ट यांग और उस बच्चे की तरफ भाग जाता है। यांग और वो बच्चा अपनी जान बचाते हुए बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ ये देखकर वो आदमी तुरंत ही अपनी एरो से उस बीस्ट पे अटैक करना शुरू कर देता है, मगर उस बीस्ट पे जरा भी असर नहीं हो रहा होता है। ये देखकर यांग भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी उसे ख्याल आता है कि अब तो मैं एक लोवेस्ट लेवल का डिसेबल हूँ, मैं अपनी पावर से उस बीस्ट का मुकाबला कर सकता हूँ। इसके साथ ही तुरंत ही वो रुक जाता है और उस बीस्ट पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जैसे ही वो बीस्ट उसके करीब आता है कि तभी वो तुरंत ही छलांग लगाकर सीधा उस बीस्ट के ऊपर ही बैठ जाता है। वो उसे अपने पूरी कंट्रोल में करने की कोशिश करता है बट वो रोक ही नहीं पा रहा होता है और ना उसके कंट्रोल में आ रहा होता है। जिस पर तुरंत ही यांग उड़ते हुए एक सीधा उसे एक जोरदार लात मार के एक चट्टान पे दे मारता है, जिससे वो बीस्ट वही गिर कर बेहोश हो जाता है और दोबारा कभी उठ नहीं पाता। तभी वो बच्चा अपने डैड के पास जाकर उसे कहता है कि डैड, हमने इस बीस्ट को जान से मार दिया। जिसके बाद वो यांग के पास जाकर उसे कहता है कि भाई तुम तो काफ़ी ताकतवर हो। तभी वो आदमी यांग से पूछता है कि लड़के तुम ठीक तो हो ना, जिस पर यांग उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि मैं और मेरा पिताजी इस माउंटेन में शिकार के लिए आते हैं, तभी हमारा सामना इस अजीब बीस्ट से हुआ। इसके लिए हमने एक जाल भी बचाया बट सोचा नहीं था ये उसे बचते हुए सीधे तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम तो बाल बाल बचे हो बच्चे। इस पर यांग उसे कहता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो आप लोग ब्लैक विंड माउंटेन में शिकार के लिए आते हो? जिस पर वो आदमी उठकर उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और इससे ही हम अपनी फैमिली को सपोर्ट देते हैं और ये हम रोज करते हैं। जिस पर यांग उसे पूछता है कि क्या आप दोनों ने ब्लैक विंड माउंटेन में कोई जहरीली हब देखी है? जिस पर बच्चा अपने डैड से कहता है कि डैड ये 3 माइल्स दूर ईस्ट पे है ना? जिस पर उसका डैड यांग से कहता है कि इसने सही कहा, हम उस जगह को जान यिन डेथ लैंड कहते हैं। वो एक मौत की जगह है जहाँ से लौटना नामुमकिन है। वो बहुत ही बड़ी जगह है, वहाँ कोई पेड़ नहीं। जिस पर यांग उसे कहता है कि क्या आप मुझे उसका रास्ता बता सकते हो? जिस पर वो आदमी कहता है कि इस माउंटेन में काफी बड़े बड़े चट्टान और पत्थर हैं जिससे तुम रास्ता भटक सकते हो और पहुँचते पहुँचते तुम्हें काफी देर लग जाएगी, इसलिए हम भी आपके साथ ही निकलते हैं ताकि जल्दी तुम्हें वहाँ पहुँचा दें। जिसके साथ ही दोस्तों हमारा ये सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ यांग उन दोनों के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है। तभी यांग को एक हब्स दिखाई देती है, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाता है और फौरन उसके पास जाकर उसे उस बुक में चेक करता है तो ये सेम वही ग्रास होती है जो उसे चाहिए होती है। जिस पर वो तुरंत ही उसे तोड़कर अपने हाथ में पकड़ लेता है कि तभी वो आदमी उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारा काम हो गया। जिस पर यांग उसे कहता है कि मेरी मदद के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया, मगर काम अभी नहीं हुआ मेरा, मुझे और आगे जाना है और पता नहीं मुझे और कितनी दिन लग सकते हैं। जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारी बॉडी कमज़ोर है, ऊपर से तुम अभी यंग हो, इस डेड लैंड में तुम्हें कुछ हो गया तो यहाँ बहुत ही बड़े खौफनाक और ख़तरनाक किस्म के अजीब बीज पाए जाते हैं। क्यों ना तुम आज रात की आराम हमारे साथ यहीं पे कर लो, कल सुबह हम तीनों इस फ्लावर्स को ढूंढने जाएंगे। जिस पर यांग उसे कहता है कि चलो ठीक है, आपका बहुत ही शुक्रिया। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। यांग की आंख खुल जाती है और वो तुरंत ही उठकर देखता है तो वो दोनों वहाँ नहीं होते। जिस पर वो सोचता है कि शायद वो चले गए हैं। जिसके बाद वो एक जगह पर बैठ जाता है और वो वहाँ अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है जहाँ वो सोल रेल्म में अपनी मार्शल आर्ट और कंग फू अटैक्स के स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रैक्टिस शुरू कर देता है जिससे यांग की पूरी बॉडी में स्पिरिचुअल फायर फ्लेम एनर्जी की और एक्टिवेट हो जाती है। जिससे पता चल जाता है कि यांग ने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर तुरंत ही यांग अपनी पावर्स चेक करने के लिए सीधा अपनी मूव टेक्निक स्किल से एक अटैक शूट करता है जिससे वो इस बार पहले से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का अटैक कर पा रहा होता है। ये देखकर यांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिस पर वो उठकर खुद से कहता है कि मैंने तो कुछ ही दिनों में ही आखिरकार ब्रिटल बॉन्ड्स लेवल पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया।
मैं काफ़ी तेज़ी से ट्रेन हो रहा हूँ। इसके साथ ही वो कुछ अटैकिंग मूव शो करता है जिससे अब ऐसे काफ़ी बेहतर अटैकिंग स्किल भी मिल गई होती है। तभी वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इस आखिरी हर्ब्स को ढूंढना होगा, इससे मैं मेरी प्रोग्रेस और भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हो सकती है। यही एक रास्ता है जिससे उम्मीद है कि मैं इनविजिबल बन सकता हूँ। तभी उसे उस आदमी और उस बच्चे की आवाज़ आती है चिल्लाने की, जैसे सुनकर वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर तुरंत ही वो उनकी तरफ भाग जाता है उन्हें बचाने के लिए। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला एपिसोड आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।